कि कांग्रेस की जगह बीजेपी आगे बढ़ गई है। 91 में कांग्रेस दूसरे नंबर पे थी, बीएसपी पहले पे थी, कांग्रेस दूसरे पे थी। तो अब 96 में कांग्रेस बहुत पीछे चली गई है, 1,07,700 वोट पड़ा है, तो बहुत पीछे चली गई है। बीजेपी को लगभग 1,45,000 पड़ा है। तो पिछली बार मेरा ख्याल कांग्रेस को लगभग 1,30,35,000 पड़ा था, हैं 1,29,000 पड़ा था, और बीजेपी को 1,19,000 पड़ा था। तो हम 1,45,000 वोट पाकर जीत गए थे। इस बार हम 1,58,000 वोट पाकर जीते हैं, क्योंकि जो डिवीज़न है वो सही नहीं हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये स्वर्ण समाज पार्टी अगर हमारी मदद ना करती तो शायद हम ना ही जीत पाते। उनको कितना वोट पड़ा है? अब स्वर्ण समाज पार्टी को 80,000 वोट पड़ा है, तो अगर वो बीजेपी को चला जाता, स्वर्णों की पार्टी जिताने के लिए बीजेपी को चला जाता, तो हम हार जाते उसमें। तो इसलिए तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी स्ट्रेटजी यही होनी चाहिए कि उनका जो वोट है वो डिवीज़न जो है वो कम ना हो। तो ये इससे भी हमें सबक सीखना चाहिए कि हम उधर से जीतते हैं जहां स्वर्णों का वोट बहुत ज़्यादा है, और हम उधर से हारते हैं जहां स्वर्णों का वोट बहुत कम है। जैसे छत्तीसगढ़ में स्वर्णों का वोट बहुत कम है। 36 में से हम 93 में तो हम 90 सीटों में से 1 जीते। अभी भी जो हम 15 सीटों में आगे हैं उसमें छत्तीसगढ़ की सिर्फ 1 सीट है। उसका कारण क्या है कि स्वर्णों का वोट उधर बहुत कम है। डिवीज़न जो होता है वो बहुजन समाज के वोटों में होता है। जिधर स्वर्णों का वोट ज़्यादा है उधर डिवीज़न स्वर्णों के वोटों में ज़्यादा होता है। ठीक है ना ये बात? क्योंकि ये बात तो ठीक है कि हम हारते कहाँ हैं जहाँ स्वर्णों का वोट कम है। छत्तीसगढ़ उसकी एग्जाम्पल है कि 90 सीटों में से हम सिर्फ 1 सीट में आगे रहते हैं, बाकी सीटों में स्वर्णों की पार्टियां आगे बढ़ जाती हैं। तो यह डिवीज़न ऑफ वोट के ऊपर है। तो इसलिए हमें स्ट्रेटजी बना के रखनी चाहिए कि जिधर स्वर्णों के वोट ज़्यादा हैं तो उधर हम लोग ज़्यादा जीतें, और उसके साथ साथ जो हमारा वोट डिवाइड होता है उस डिवीज़न में ज़्यादा हिस्सा हमारे हिस्से में आना चाहिए। ये बाकी जगह हमें देखना है। जैसे छत्तीसगढ़ में शेड्यूल्ड कास्ट का वोट, शेड्यूल्ड ट्राइब का वोट, ये मेजॉरिटी कांग्रेस में जाता है, दूसरे नंबर पर बीजेपी में जाता है, तो तीसरे नंबर पर बीएसपी में आता है। तो इसका मतलब उधर वोट का जो डिवीज़न होता है वो स्वर्णों के फेवर में हो जाता है। तो उधर का जो डिवीज़न है उसको हमें रोकना है, और जिधर स्वर्णों के वोट ज़्यादा हैं वो डिवीज़न कायम रहना चाहिए। तो ऐसा उसको देखना है। क्योंकि जैसे अभी रीवा की सीट है तो 1,07,000 वोट कांग्रेस को पड़ा है। अगले इलेक्शन में हो सकता है कि कांग्रेस का वोट 50,000 पर आ जाए।
और कांग्रेस का जो वोट है वो स्वर्णों का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफ़र हो जाए। तो स्वर्ण समाज पार्टी जो है हो सकता है उसका वोट उधर चला जाए। तो हमें स्ट्रेटजी उधर ऐसी बनानी है कि हमारा वोट एक तो कम नहीं होना चाहिए। अब अगर हमारा वोट 1,45,000 से कम हो जाता या उतना ही रह जाता तो हम हार सकते थे, लेकिन वो 1,58,000 हो गया। तो हमें और विचार करना है कि हमारा वोट जो है वो मैक्सिमाइज होना चाहिए। 1,58,000 क्यों, ये 2 लाख क्यों नहीं? अपने वोट को ज़्यादा डलवाने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा प्लान बना कर के अपने वोट को ज़्यादा डलवाने की कोशिश करनी चाहिए और हमें स्ट्रेटजी ऐसी बनानी चाहिए कि सवर्णों का वोट बटा रहे। लेकिन जब हमने पूरे मध्य प्रदेश का देखना है तो ज़्यादा विचार करने की बात है कि जिधर सवर्णों का वोट कम है उधर तो हम अपने वोट से जीत सकते हैं, उधर हम अपने वोट से जीत सकते हैं। लेकिन हमारे वोट में डिवीज़न ज़्यादा होता है, सवर्णों के वोट में कम होता है। हमारे वोट में डिवीज़न ज़्यादा होता है और वो हमारे फेवर में नहीं होता है। अगर हमारे फेवर में हो जाए तो उधर हम ज़्यादा सीटें जीत सकते हैं। ठीक है। और उत्तर प्रदेश में अगर हमारी सरकार बन जाती है, और जो हमें बनाना ही होगा किसी भी हालत में, तो उसके बाद मध्य प्रदेश में भी उसका हौसला बढ़ेगा, उसका अच्छा असर मध्य प्रदेश में भी पड़ेगा, बाकी प्रदेशों में भी पड़ेगा। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के ऊपर सब कुछ निर्भर है, क्योंकि वो पहले हो जाएगा, फिर पार्लियामेंट का होगा, फिर हो सकता है पार्लियामेंट के साथ ही आप लोगों का असेंबली का हो जाए। मतलब अगले साल फरवरी में असेंबली का भी उसके साथ ही हो जाए। और भाई कुछ, कोई किसी ने कुछ? हाँ हाँ इधर आ जाओ थोड़ा। तो डॉक्टर्स को भी शांत करने के लिए, जैसे कि अत्याचार होते हैं या फ्रैक्चर होता है, तो डॉक्टर्स जो है असेसमेंट देते हैं कि हड्डी टूटी नहीं है, तो उनको असेसमेंट करके प्रॉपर पनिश किया जाए जो लोग उसके लिए। हड्डी तोड़ के फिर अस्पताल में ले जाना चाहिए। नहीं सर, हैं? जैसे हैं? डॉक्टर्स की भागीदारी सोचना। अच्छा, हाँ। नहीं, डॉक्टर्स का तो हम ठीक है, उसका भी जो जिम्मेवारी है वो निभाएंगे, लेकिन वकीलों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। और वकील हमारे, ये वारदात हो जाए उसके बाद हम वकील ढूंढें तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो बहुजन सुरक्षा दल के पास एडवांस में सही किस्म के वकील होने चाहिए। और डॉक्टर लोग जो है वो, जो जैसे आपने सोचा है, तो ये भी अगर हड्डियां टूटती हैं तो हम तो इस तरह से प्रबंध करेंगे कि हड्डी टूटने की नौबत ही ना आए। क्योंकि अगर हर पोलिंग स्टेशन के ऊपर 500 आदमी झंडे और डंडे लेकर बैठे रहेंगे तो मुझे नहीं लगेगा कि हड्डी टूटेगी, वो तो गोली ही लगेगी। क्योंकि चाहे वो गोली सरकार की तरफ से चले या किसी लूटने वालों की तरफ से चले।
क्योंकि डंडे का मुकाबला या हड्डी पत्थर का मुकाबला तो वो लोग खुद ही कर पाएंगे, ऐसा हम प्रबंध कर रहे हैं। तो डॉक्टर लोग, आप डॉक्टर हैं? हाँ, तो डॉक्टर लोग पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, दवाइयाँ इकट्ठा कर सकते हैं, और जो काम पड़ेगा तो उसके हिसाब से वो काम कर सकते हैं। हर कोई काम कर सकता है। जैसे ये अच्छा भाई, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जो आज की पोजीशन है हमारी बहुजन समाज की, तो इस लेवल तक हम लोग कैसे पहुँचे हैं और आगे कैसे बढ़ना है, तो इसके ऊपर मैं अभी इस सेशन में 6:30 बजे तक मैं इसके बारे में बताना चाहूँगा। क्योंकि ये पहले कैंप तो आप लोगों ने अटेंड किए हैं, इसलिए मैं थोड़े समय में ही ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों के लिए एजुकेशन मना था। तो एजुकेशन ना होने के कारण, जानकारी ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण तो हम लोग पिछड़े रहे हैं। तो इसलिए हमें ज्ञान हासिल करना चाहिए, हमें जानकारी हासिल करनी चाहिए, और उसमें पढ़ाई लिखाई का काफ़ी रोल हो सकता है। तो ये काम हमारे बुज़ुर्गों ने काफ़ी बड़े पैमाने पर किया है। जैसे महात्मा ज्योतिराव फुले ने 1848 में उनकी समझ में ये बात आई, तो 1851 में 1851 में तो उन्होंने पहला स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल पहला उन्होंने खोला, और अपनी धर्मपत्नी को तैयार करके लड़कियों के लिए भी खोलना शुरू किया। तो सबसे पहले पूना में जब मैं था कि विवाद चल रहा था कि सबसे उस वक़्त एक लेडी को, एक आदमी को, ये प्रांजपे पता नहीं मैं उसका नाम भूल गया, तो उनको एक भारत रत्न मिला, स्टेट की तरफ से सम्मान मिला, भारत रत्न मिला, कि वुमेन एजुकेशन के लिए वो पहली टीचर थी। हाँ, हाँ, करवे, हाँ करवे, हाँ करवे, मिसिज करवे को या मिस्टर करवे को पहला वो उनको ये उनका सम्मान हुआ महाराष्ट्र में बड़े पैमाने पर। तो उस वक़्त फिर ये चर्चा उठी कि वुमेन एजुकेशन के लिए जो पहल की है वो ज्योतिराव फुले और उनकी मिसेस ने की है। तो उस वक़्त फिर ज़्यादा जानकारी लोगों को हासिल हुई। तो खैर उसके बाद फिर शाहू महाराज ने इसमें काफ़ी काम किया एजुकेशन के मामले में। शाहू महाराज के पास पैसा होने के कारण उन्होंने ये जो बहुजन समाज के कोई भी जो लड़के या लड़कियां हैं, तो एजुकेशन फ्री होने के साथ साथ उनका लॉजिंग बोर्डिंग भी फ्री होना चाहिए। तो इसका बंदोबस्त उन्होंने कोल्हापुर में बड़े पैमाने पर किया। कोल्हापुर अगर विज़िट करते हैं तो उसमें एक ख़ास बात देखने को मिलती है कि शाहू महाराज ने हॉस्टल कितने खोले हैं, जिसमें आज भी
स्टूडेंट बहुजन समाज के स्टूडेंट्स को अलग-अलग उन्होंने खोले हैं, तो उनको एजुकेशन फ्री के साथ साथ तो बोर्डिंग लॉजिंग भी उनके लिए फ्री है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए तो एक राजा ने एक प्रजा ने, वही शाहू महाराज, प्रजा को मराठी में क्या बोलते हैं भाई हवाले हैं? नहीं, प्रजा को वो राजा और प्रजा, वो उन्होंने रैयत बोलते हैं शायद। तो रैयत शिक्षण संस्थान, रैयत शिक्षण मतलब मेरा ख्याल रैयत जो है प्रजा को भी बोलते हैं ना, मराठी में प्रजा को रैयत बोलते हैं। रैयत शिक्षण संस्थान मतलब एनकरेजमेंट, और शुरू में पैसा तो राजा का था, लेकिन संस्थान जो बनाया वो रैयत के नाम पर प्रजा के लिए, तो बड़ा भारी उन्होंने वो संस्थान खोला। आज भी मेरा ख्याल वो पता नहीं इंडिया का हो, लेकिन महाराष्ट्र का तो सबसे बड़ा एजुकेशन का वो एजुकेशन, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन के लिए वो संगठन है। तो इस तरह से महाराष्ट्र में एजुकेशन काफ़ी आगे बढ़ी। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने भी, जब उनको भी मौका मिला कुछ, उन्होंने भी उसको बढ़ाने की कोशिश की। तो इस तरह से एक महाराष्ट्र में एक दौर चला एजुकेशन को बढ़ाने का। इसी तरह से बंगाल के चंडालों में हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, वो भी महात्मा फुले के ही कंटेम्परेरी हैं, महात्मा फुले और शाहू महाराज के कंटेम्परेरी हैं। तो उन्होंने चंडालों में एजुकेशन के स्प्रेड के लिए हरिचंद ठाकुर, गुरुचंद ठाकुर, तो 19th सेंचुरी में 1870-75 में उन्होंने ये काम शुरू किया। तो अब वो उधर भी एजुकेशन बहुत बड़ा, मतलब ये बहुजन समाज के जो अंग है उनमें से। वैसे दक्षिण भारत में भी ऐसे बहुजन समाज के बहुत से लोग हुए हैं, पहले जस्टिस पार्टी के माध्यम से, बाद में ये देवड़ा कज़ाकम मूवमेंट है पेरियार की से, तो जो उनकी मूवमेंट है, सेल्फ हेल्प की मूवमेंट है और सेल्फ रिस्पेक्ट की मूवमेंट है, तो उसके आधार पर भी बात काफ़ी आगे बढ़ी। तो इसी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर ने जब उनको मौका मिला अंग्रेज़ों के राज में, तो उन्होंने खासकर 1942 के बाद एजुकेशन और हायर एजुकेशन में, खासकर हायर एजुकेशन के लिए, तो अंग्रेज़ों की मदद से काफ़ी इसको बढ़ावा दिया। 1942 में 26 लोगों को इंग्लैंड में भेजा गया हायर एजुकेशन के लिए। पहली बार पहला बैच 26 लोगों का इंग्लैंड में भेजा गया हायर एजुकेशन के लिए। तो इसलिए एजुकेशन और हायर एजुकेशन के लिए तो डॉक्टर अम्बेडकर ने काफ़ी कोशिश की। डॉक्टर अम्बेडकर को मौका मिला हायर एजुकेशन के लिए जाने का, तो वो कुछ बड़ौदा का राजा, कोल्हापुर का शाहू महाराज, इन लोगों ने उनको मदद किया आगे बढ़ने के लिए। तो अब वो
उन्होंने सोचा कि मेरा भी जिम्मेवारी है कि मैं दूसरे लोगों को मौका दूं, तो हायर एजुकेशन के लिए काफ़ी मौका मिला। तो 1902 में 26 जुलाई 1902 को शाहू महाराज ने इस बात को समझकर कि ये जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं इनको प्रशासन में मौका देना चाहिए, तो उन्होंने 50% आरक्षण 26 जुलाई 1902 को किया। और उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर को उन्होंने ज़्यादा प्रेरित किया और डॉक्टर अंबेडकर को ज़्यादा उन्होंने सहयोग भी दिया और लोगों से भी कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को आप सहयोग दें, कि जो उन्होंने काम शुरू किया है एजुकेशन का, हायर एजुकेशन का और ब्यूरोक्रेसी में, प्रशासन में, शासन और प्रशासन में भागीदारी का, तो उस काम को देश भर में आगे बढ़ाया जाए। अब वो काम आगे बढ़ाने के लिए मैंने सुबह जिक्र किया था कि अंग्रेज़ों के ज़माने में तो डॉक्टर अंबेडकर कुछ करते रहे, लेकिन अंग्रेज़ जाने के बाद संविधान में उन्होंने ये प्रोविज़न रखे, संविधान में खास करके, क्योंकि अंग्रेज़ों के साथ तो डॉक्टर अंबेडकर का जो समझौता था वो यही था कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लोगों के हितों की रक्षा ये करेंगे। तो 1948 में जब ओबीसी के लोग डॉक्टर अंबेडकर से मिले तो तब उन्होंने कहा कि भाई मेरा एग्रीमेंट जो है वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब तक है, तो ओबीसी के लिए आप लोग बाहर से आंदोलन करें। ये 25 नवंबर 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने लखनऊ में ओबीसी का जो डेलीगेशन उनसे मिला, उनसे कहा उन्होंने कि आप बाहर से आंदोलन करें तो मैं अंदर से बात को उठा सकता हूं कि इनके लिए भी कोई ना कोई प्रोविज़न होना चाहिए। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के अलावा जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं उनके लिए भी सरकार को कोई ना कोई प्रबंध करना चाहिए। तो इसलिए वो आर्टिकल, शायद वो कितना 242 है भाई, ओबीसी के लिए 242 है ना, 342 आर्टिकल जो है, 340 जो भी आर्टिकल है वो ओबीसी के लिए, तो वो उन्होंने लिखवाया, मंजूर कराया और उसमें ये शर्त रखी गई कि जो भी सरकार, नेहरू की सरकार थी, तो नेहरू ने कहा कि ये तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, टेम्परेरी सरकार है, तो जैसे ही चुनाव होता है जो सरकार बनती है ये उस सरकार की जिम्मेवारी होगी कि इस चीज़ को वो लागू करे। तो वो आर्टिकल के तहत काका कलेरकर कमीशन नेहरू सरकार ने बनाया, लेकिन जो उसका हाल हुआ वो आप सब लोग जानते हैं। तो कांग्रेस की सरकारें रहीं, उन्होंने उसको खटाले में डाल के रखा। तो जब वो कांग्रेस ने नहीं किया तो फिर कुछ लोगों ने उस बात को उठाया, खासकर जब जनता दल बनी तो उन लोगों ने उसको उठाया सिर्फ ओबीसी का वोट हासिल करने के लिए कि अगर जब उनकी सरकार बनेगी तो वो काका कलेरकर कमीशन को लागू करेगी। जब उनकी सरकार बन गई
तो उन्होंने इसको टालना शुरू किया। जब टालना शुरू किया तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना चाहिए, और ये ऐसे मानी हुई बात है कि जब किसी बात को टालना हो तो कोई कमीशन बैठा दो। उन्होंने सोचा भाई कोई कमीशन बनाओ, तो फिर ये मंडल कमीशन बना दिया। बनाया गया तो टालने के लिए था, लेकिन वो उनके गले पड़ गया। तो आखिर 1984 में 26 जुलाई 1984 में 26 जुलाई 1902 में शाहू महाराज ने रिजर्वेशन किया, शुरू किया। तो ये आयरॉनिकल है कि 26 जुलाई 1984 में तो पार्लियामेंट में ये तय हो गया कि इस कमीशन को अभी रिपोर्ट को फाइल कर देना चाहिए, कचरा पेटी में डाल देना चाहिए। इसके ऊपर बहुत चर्चा हो गई है, ये लागू होने लायक नहीं है। तो 14 अप्रैल 1984 को हम लोगों ने बीएसपी बनाई थी। तो बीएसपी बनाने के 2-2.5 महीने बाद ये आ गया। 27-26 को उन्होंने कचरा पेटी में डाला, 27 को पेपरों में खबर आई। तो 28 तारीख से हम लोगों ने जो भी थोड़ा सेटअप सा बनाया था, गर्मा गर्म था, तो 28 से हमने आंदोलन शुरू कर दिया। 28 से हमने आंदोलन शुरू कर दिया, और उसका मेन स्लोगन था कि मंडल रिपोर्ट को पार्लियामेंट की कचरा पेटी से बाहर निकालो, बाहर निकालो। ये 14 अगस्त तक चलता रहा। 14 अगस्त तक पार्लियामेंट थी, 15 से फिर छुट्टी हो गई। तो 14 अगस्त तक हम लोगों ने ये आंदोलन चलाया। 15 अगस्त के बाद फिर और लोगों ने सोचा कि भाई ये जो आंदोलन चलना चाहिए, मुझसे अप्रोच किया। तो फिर मिला जुला कुछ लोगों के साथ, जैसे चंद्रजीत यादव हैं, आप लोगों ने नाम सुना होगा, नॉर्थ इंडिया के लीडर हैं, और एक चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे, वो भी बैकवर्ड के लीडर थे। बैकवर्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन बनी थी, उनके वो दोनों लीडर थे। तो उन दोनों ने मुझे अप्रोच किया, तो मिला जुला कुछ देर के लिए आंदोलन चलाया। लेकिन उन लोगों को जो आंदोलन चलाने का रवैया था, वो मुझे पसंद नहीं आया। उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आप हम सेमिनार करना चाहते हैं दिल्ली में, और इंडिया के 5 कोनों में 5 सिंपोजियम लगाना चाहते हैं कि मंडल रिपोर्ट फिर से वो कचरा पेटी से निकालनी चाहिए, और उसके बारे में उसको फिर से उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए, और उसको लागू करने के बारे में सोचा जाना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो ऊंट के मुंह में जीरा देने वाली बात है। ऊंट बहुत बड़ा जानवर होता है, जीरा आदमी के लिए चल जाता है, लेकिन ऊंट के लिए तो नहीं चलता। तो इसलिए अगर करना है तो 5 कोनों में 5 सेमिनार करें और 500 सिंपोजियम करें। अब उन लोगों का ख्याल था कि भाई ये कांशीराम हमें मदद नहीं करना चाहता है, तो इसलिए ये बड़ा प्रोग्राम रख दिया इसने। और मुझसे कहने लगे कि हम तो 1 सेमिनार और 5 सिंपोजियम करने लायक अपने आप को नहीं समझते हैं, इसलिए आपके पास आए हैं कि भाई आप मदद करें। अब आपने 5 सेमिनार और 500 सिंपोजियम रख दिए हैं, तो ये तो अनहोनी सी बात आपने रख दी है। तो
भाई आप हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ठीक है, ये काम मैं करता हूँ, आप लोगों से हमें कोई मदद नहीं चाहिए, सिर्फ कोऑपरेशन चाहिए कि 5 सेमिनार में आप हिस्सा लें और 500 सिंपोजियम में से जहां आपका दिल चाहे, आपके हालात अलाउ करें तो उधर आप उसमें हिस्सा लें, उसको एड्रेस करें। बाकी सारा काम मैं करता हूं, इतना काम आप करें और कोई मदद नहीं चाहिए। तो इस तरह से वो मैंने वो बात की है सर। आप लोगों को शायद वो मेरे ख्याल जो दूसरे कैडर कैंप लगाते हैं उसमें बताते हैं आप लोग। अच्छा, तो इस तरह से हमने वो किया। तो उसके बाद उन लोगों को लगा कि भाई ये तो सचमुच हो सकता है। जैसे नागपुर में हमने सिंपोजियम किया तो मैंने चौधरी ब्रह्म प्रकाश को बुलाया, तो कानपुर में किया तो दूसरे हाँ चंद्रजीत यादव को बुलाया, मतलब अटेंड किया उन्होंने। तो ऐसे बहुत से कई जगह उन्होंने अटेंड करते करते ही थक गए। वो बोले ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, हम इतने, इससे ज़्यादा हम अटेंड नहीं कर पाएंगे। तो मैं बोला भाई हम तो, बोलता आपने तो ऑर्गेनाइज किए हैं, ये क्या लोग बुलाए हैं और हर कोई कामयाब बनाया। जिस हाल में हमने सिंपोजियम किया वही हाल टोटल भरा हुआ उनको दिया, और जो सेमिनार किए तो बिल्कुल हाई स्टैंडर्ड के किए। तो अब वो फिर वो करते भी गए, जिधर उनका डेट खाली हुआ या हुआ तो गए मेरे साथ, वो किया उन्होंने। अब उसके बाद फिर मुझे ऐसा लगा कि भाई ये सेमिनार सिंपोजियम तो हो गए हैं, तो इसको आंदोलन को तेज करना चाहिए। तो फिर हम लोगों ने क्षेत्रीय सम्मेलन किए। पहले 100 रैलियां की और उसके बाद 40 क्षेत्रीय सम्मेलन किए, और उसके बाद आखिरी रैली लखनऊ में करके तो 7 दिसंबर 1986 में तो हमने ये फैसला किया कि अब हम फरवरी में, मार्च में चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में हम कांग्रेस पार्टी को हराएंगे। जिसकी सरकार है वो सरकार के खिलाफ अभी हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन अब चुनाव में इनको हराना हमारा लक्ष्य है। तो 23 मार्च 1987 को चुनाव हुआ। तो एक पार्लियामेंट की सीट का था उत्तर प्रदेश में, हरिद्वार का, और 4 असेंबली का। तो 5 जगह हमने कैंडिडेट खड़े किए, 5 जगह कैंडिडेट खड़े किए। तो हरिद्वार में मायावती को 1,36,000 वोट पड़ा, कांग्रेस को 1,39,000 पड़ा। तो जबकि उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर चुनाव शुरू होने से आखिरी दिन तक उधर ही बैठा रहा, उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, उनके मिनिस्टर और सारे उधर बैठे रहे, तब भी 13,000 वोट से वो बीएसपी को हरा पाए। और रामविलास पासवान ये कंबाइंड अपोजिशन का कैंडिडेट था, लेकिन डिपॉजिट बचने से भी आधा उनको वोट पड़ा। तो इस तरह से तो ये हम लोगों ने आंदोलन को आगे बढ़ाया, और आंदोलन के कारण बीएसपी आगे बढ़ी और बीएसपी का वोट बैंक बढ़ा। और ये जो दूसरी पार्टियां थी उनके नोटिस में भी आया कि ये जो मंडल रिपोर्ट के लिए बीएसपी ने आंदोलन किया है, तो इसके कारण बीएसपी आगे बढ़ी है। तो उस चुनाव में कांग्रेस को 39% वोट पड़ा
पांचों चुनाव में मिलाकर, तो बीएसपी को 27% पड़ा और कंबाइंड अपोजिशन को 2% वोट पड़ा और बाकी वोट इंडिपेंडेंट्स को पड़ा। मतलब इस किस्म का बाकी पार्टियों का डिमोरलाइजेशन उस वक्त हो गया था 1987 में। तो 88 में फिर वीपी सिंह आगे बढ़े, कंबाइंड अपोजिशन ने वीपी सिंह को खड़ा किया। तो मैंने भी सोचा कि अभी हमें भी लड़ना चाहिए उधर, तो मैं जाकर उधर से चुनाव लड़ा। मायावती को इधर से लड़ाया था, मैं से इलाहाबाद से जाकर चुनाव लड़ा और मैंने जाते ही अनाउंस कर दिया कि भाई हम कोई जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी की जो आइडियोलॉजी है या उनका जो स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से हम समझते हैं कि कांग्रेस सांपनाथ है, तो ये अपोजिशन पार्टियां मिलाकर ये नागनाथ है। तो एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है, तो दोनों के बीच में हमें कुछ फ़र्क नज़र नहीं आता है, दोनों हमारे लिए ख़तरनाक है। सामनाथ और नागनाथ दोनों खतरनाक, तो इसलिए इनका मुकाबला करने के लिए बस थोड़ी, हाँ, तो फिर बात टूट जाती है। चलो तो आप लोग तो नहीं पिएंगे फिर चाय? हाँ। तो इस तरह से हम लोगों ने ये मूवमेंट को आगे बढ़ाया। तो जब बाद में जनता दल बनी, वीपी सिंह चुनकर आए, उन्होंने जनता दल बनाई, तो जनता दल ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिख दिया कि हम मंडल रिपोर्ट लागू करेंगे, तुरंत लागू करेंगे, ऐसा जल्दी से जल्दी इसको लागू करेंगे। जब सरकार बन गई तो 3 महीने हो गए, उन्होंने लागू नहीं किया। तो मैंने सरकार को नोटिस दिया, वीपी सिंह की सरकार को, कि आप बोलते थे आपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि तुरंत लागू करेंगे, 3 महीने बीत गए हैं, तो 3 महीने का मैं आपको और टाइम देता हूं। अगर 6 महीने के अंदर आपने लागू ना किया तो बहुजन समाज पार्टी आपकी सरकार के खिलाफ आंदोलन करेगी। तो उस वक़्त हम लोगों ने 3 महीने बीतने के बाद वीपी सिंह की सरकार के खिलाफ आंदोलन किया। हमारा मुख्य स्लोगन था, मंडल रिपोर्ट लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, चुनावी वादे पूरे करो वरना कुर्सी खाली करो। अब वो उसके बाद हमारे नारों को देखकर तो जनता दल में खलबली मची, जनता दल में डिवीज़न हो गया। कुछ लोग कहें कि करना नहीं चाहिए, कुछ लोग कहने कह भाई ये जब हमने वादा किया तो हमें करना चाहिए। उस डिवीज़न के बाद तो जनता दल में तनाव हुआ, तो कुछ लोगों ने सोचा कि अपने स्वार्थ के कारण कि हमें वीपी सिंह को हटाना चाहिए। मैंने वीपी सिंह से कहा था कि भाई आप इसको लागू करो। वो बोला मैं लागू करता हूँ तो मेरे खिलाफ है ये लोग। और मैंने कहा फिर कुर्सी खाली करो, आपको रास्ता बताया कुर्सी खाली करो। तो बोलता कुर्सी खाली करता हूँ तो फिर ये दूसरी ताकतें आ जाएंगी पावर में। तो फिर मैंने कहा कि भाई ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे कि आपसे कुर्सी खाली कराएं, या तो आप लागू करो, नहीं करते तो कुर्सी खाली करो। कुर्सी भी खाली नहीं करते, ये भी लागू नहीं करते, तो फिर हमको आपको कुर्सी से गिराएंगे। तो जो उनसे
वीपी सिंह के खिलाफ ताकतें थी तो उनको मैंने इनकरेज करना शुरू कर दिया। तो जब उसकी कुर्सी गिरती नज़र आई तो ये देवीलाल मेरे पास पहुंचा। इसको देवीलाल को इसने निकाल दिया, इनके आपसी झगड़े चल रहे थे। देवीलाल को निकाल दिया 30 जुलाई को। तो 9 अगस्त को पहली 3 तारीख को देवीलाल मुझसे मिला तो भाई मुझे तो निकाल दिया इसने, कुछ करना चाहिए। मैंने उनको बोला कि भाई आप क्या कर रहे हैं? बोलता हमारे पास 9 MP हैं और चंद्रशेखर के पास दो MP हैं। मैं बोला 11 MP से तो कुछ बनने वाला नहीं, क्योंकि 11 तो कभी न कभी बीएसपी के भी हो जाएंगे, आज हो गए। वो बोला 11 MP से कुछ बनने वाला नहीं है, तो आप अपनी जो मास बेस है आपका वो दिखाओ। वो बोला भाई ये तो जल्दी करना चाहिए। मैं बोला हाँ जल्दी करूँ। तो जल्दी तो मैं कर नहीं पाऊँगा, अगर आप मुझे सहयोग देते हैं तो मैं कर पाऊँगा। तो 9 तारीख को 9 अगस्त को तो देवीलाल ने बड़ी भारी रैली की। तो 7 अगस्त को इसलिए मुझे वीपी सिंह ने मेरे पास आदमी भेजे कि भाई मैं मंडल रिपोर्ट लागू कर दूंगा तो आप इनकी मदद मत करें। मैंने उनसे कहा कि भाई ये तो अभी बुरी बात है, जब मैंने उनको वादा कर दिया है तो अब तो मुझे उनको मदद करना चाहिए। ये आपको पहले करना चाहिए था। 9 तारीख को रैली है और 7 की रात को आप मेरे पास आदमी भेज रहे हैं, तो ऐसा तो मैं धोखा नहीं दूंगा अभी। तो उसमें 9 तारीख को रैली हुई। तो उसके बाद इसको देवीलाल को फिर से बातचीत करना पड़ा। खैर वो जो सब कुछ हुआ वो आप लोगों के सामने हिस्ट्री है, पार्ट ऑफ हिस्ट्री है। लेकिन वो लोग डटे रहे आपस में और मैं उनको सपोर्ट करता रहा जब तक उसकी सरकार नहीं गिरी। तो मायावती उस वक्त पार्लियामेंट में थी। तो जब इसकी सरकार गिरी तो इसने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए बुलाई पार्लियामेंट। तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में मायावती को मैंने कहा कि आप इसका विरोध करो और सारी बातें कहो कि भाई हमने इसके खिलाफ आंदोलन किया, इसने मंडल रिपोर्ट लागू नहीं किया। आज मंडल रिपोर्ट लागू कर रहा है तो इसका कोई मतलब नहीं है, इतनी देर हमने लंबा आंदोलन किया, तो इसलिए इस सरकार पर हमें कोई भरोसा नहीं। तो फिर ये इसकी चंद्रशेखर की सरकार बनी। तो मैंने बोला कि इसको भी विरोध करो। इसके ऊपर भी हमें कोई ज़्यादा भरोसा नहीं, तो उसका भी विरोध किया। तो खैर वो चंद्रशेखर तो बहुत चाहते थे कि हम उसको उसमें हिस्सा लें गवर्नमेंट में। तो इस तरह से मंडल रिपोर्ट लागू हुई और उसके बाद आगे वो बात बढ़ी। ये बात तो दूसरे कैडर कैंप में आपको ज़्यादा विस्तार से बतानी चाहिए, बताते हैं आप लोग। लेकिन मैं इस बात की तरफ इशारा करना चाहता हूँ कि उसका नेट रिज़ल्ट क्या निकला है। आज नेट रिज़ल्ट जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी तो तब हमें देखने को मिला कि जब मायावती मुख्यमंत्री बनी तो मैंने सोचा कि तो बहुजन समाज को ही किसी आदमी को चीफ सेक्रेटरी बनाना चाहिए। ओबीसी में कोई आदमी नहीं नज़र आया, शेड्यूल तो माइनॉरिटीज़ में नज़र नहीं आया। तो शेड्यूल कास्ट में मुझे
1961 का IAS ऑफिसर, 1962 का और शेड्यूल ट्राइब में 1964 का। तो 1995 में तो इस लेवल के सीनियर ऑफिसर हमें शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में तो मिले, लेकिन बैकवर्ड और मिनॉरिटी में कोई नहीं मिला। तो जब मंत्री बनाए तो उसमें तो हमने ये फैसला किया कि भाई हमारे पास शेड्यूल कास्ट के अलावा ट्राइब के तो उधर है नहीं ज़्यादा, बैकवर्ड और मिनॉरिटीज़ के हमारे पास काफ़ी MLA हैं और अति पिछड़ा वर्ग के भी 11 MLA हैं। तो हम शासन में तो इनको बहुत हिस्सा दे सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने 11 के 11 जो मोस्ट बैकवर्ड के थे उनको मिनिस्टर बना दिया। 11 MLA थे, उसमें से 10 को बना दिया और एक गुर्जर कम्युनिटी का बगैर MLA के बना दिया। गुर्जर कम्युनिटी का बगैर MLA के बना दिया, तो जितने उनके MLA उतने उनके मिनिस्टर बन गए। तो अब प्रशासन की तरफ देखा भाई कैसे उनको एडजस्ट किया जाए। तो शेड्यूल कास्ट के 137 IAS ऑफिसर उत्तर प्रदेश में, शेड्यूल ट्राइब के 6 और 6 यादव, 4 कुर्मी और इनको छोड़कर मोस्ट बैकवर्ड कास्ट का एक भी नहीं। तो हमने सोचा भाई इसमें 6 यादव थे तो 6 को ही मैंने बारी बारी बुलाया कि भाई आपकी चॉइस की मिनिस्ट्री कौन सी है। उसी का 6 के 6 को मैंने जो उन्होंने मुंह से कहा वही उनको उसी जब पोस्ट पे लगा दिया उनको। और कुर्मी जो थे वो चारों जूनियर थे और चारों प्रमोटी थे। यादव में से 2 डायरेक्ट थे और 4 प्रमोटी थे। अब वो कलेक्टर से ज़्यादा उनको नहीं लगाया जा सकता था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या उसके रैंक का कोई और पोस्ट दी जा सकती। तो चारों को मैंने पूछा भाई आपको क्या चाहिए, सब ने बोला कि भाई कलेक्टर चाहिए।